हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज के हमने लेक्चर वीडियो में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के आगे चैप्टर को लेकर गया है, जहां पर आप लोगों को हमने लास्ट जो है बिलियन चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ाया भौतिक रसायन में, फिर उसके बाद तीसरा वैद्युत रसायन पढ़ाया। अब हम चौथे चैप्टर पर आ रहे हैं बच्चों, और उसका नाम है हम लोगों का चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक गतिकी। तो बच्चों देखो रासायनिक गतिकी क्या है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो देखिए चौथा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, तो सबसे पहले बच्चों इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है रासायनिक गतिकी। देखो बच्चों रासायनिक और गतिकी, गतिकी का मतलब क्या होता है? मोशन, है ना, कोई चीज गति में है उसको हम लोग कहते हैं गतिकी। तो यहां पर बच्चों रासायनिक गतिकी का मतलब क्या कि कोई रासायनिक अभिक्रिया की गति, यानी कि रासायनिक गतिकी का मतलब क्या बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया की गति। अभी तक बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा, चाहे कोई भी अभिक्रिया, योगशील हो, प्रतिस्थापन हो, है ना, अपघटन हो, चाहे जो भी अभिक्रिया हो। लेकिन हम यहाँ पर अब लेकर आए हैं जो इस चैप्टर में बच्चों जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ अभिक्रिया नहीं बताएगा, अभिक्रिया का हम लोग गति कैसे मापते हैं, अभिक्रिया कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, या कितना समय लग रहा है, इस चीज को हम बताने जाएंगे अब इस चैप्टर में। और यही चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कि इस चैप्टर का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें बच्चों, परिचय तो जल्दी से नोट कीजिएगा। परिचय हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा क्या कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक गतिकी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि परिचय आपने नोट कर लिया, तो अब आगे इसमें आते हैं जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक गतिकी के आधार पर बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक गतिकी के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक चीज जान लो, जैसे अभिक्रिया तो बहुत सारे पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना, क्लास 10th में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर गतिकी के आधार पे आपको बांटा गया है, यानी गति के मापने के आधार पे जो अभिक्रिया को बांटा गया बच्चों, वो 3 तरह के टाइप्स में बांटा गया। कितने बच्चों में बांटा गया है? 3 तरह के टाइप्स में बांटा गया है। और जो 3 तरह के टाइप्स हैं बच्चों, वो 3 तरह के टाइप्स कौन कौन है? तो देखिए बच्चों पहला जो टाइप्स है वो क्या कहता है? तो तात्क्षणिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। दूसरा अभिक्रिया क्या है? दूसरा अभिक्रिया क्या है? रेट मेजरेबल रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेग निर्धारित अभिक्रिया। और तीसरा जो रिएक्शन है बच्चों वो क्या है? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अत्यंत मंद अभिक्रिया। तो अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों, जिसमें आपको हमने तीनों नाम बताया है। अब इसके छोटा सा जल्दी से डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो इसको जल्दी से आप नोट करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम अभिक्रिया का जब हमने रासायनिक गतिकी के आधार पर प्रकार बताया, तो उसमें हम अपने अभिक्रिया को 3 प्रकार में बताया था। जो सबसे पहला प्रकार है बच्चों वो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया। तात्क्षणिक अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? तो देखो तात्क्षणिक अभिक्रिया का मतलब होता है बच्चों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, डिफिनेशन यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या कहता है बच्चों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अत्यंत तीव्र होता है। अत्यंत तीव्र का मतलब होता है कि जिसका वेग बहुत ज्यादा फास्ट होता है बच्चों, है ना, अर्थात उसका हम वेग निर्धारित नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो नोट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखना है कि जितने भी सामान्यतः आयनिक अभिक्रिया होते हैं सब के सब क्या होते हैं? तात्क्षणिक अभिक्रिया होता है। जैसे इसको हम समझने के लिए उदाहरण लेते हैं बच्चों। देखिए पहला उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं बच्चों? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों देखो ये आयनिक रिएक्शन कैसे है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 आयन में तोड़ेंगे तो Na+OH- टूटेगा, और HCl को तोड़ेंगे तो H+ और Cl- टूटेगा। तो बच्चों देखो इसका माइनस इसके प्लस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ क्या कर लेता है? तो एक दूसरे आयन एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, या कह सकते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, ऋण आयन ही प्रतिस्थापित होता है, धन आयन अपने जगह पर स्थिर रहता है। तो बच्चों यहां पर देखो आयन में टूट कर ये अभिक्रिया हो रहा है, तो Na+ और Cl- जुट रहा है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। और क्या बच रहा है बच्चों? तो यहाँ H+ और Cl- है, तो H+ और OH- क्या बना ले रहा है बच्चों? H2O यानी कि वाटर बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, या वाटर वेपर कह सकते हैं बच्चों, जो भी है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं बच्चों कि
यहाँ पर यह अभिक्रिया किससे के द्वारा हो रहा है? आयन के द्वारा हो रहा है। प्लस और माइनस आयन के टूटने से हो रहा है। और जब आयनों में अभिक्रिया होता है बच्चों, तो आयन की गति इतनी तेज होती है, लगभग इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है, इसलिए आयन जल्दी से टूटकर जुड़ जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को होने में एकदम सेकंडों का समय भी लगता है। तो कह सकते हैं इस अभिक्रिया का जो वेग है हम लोग इसीलिए निर्धारित नहीं कर पाते हैं आसानी से। दूसरा जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड है। अब बेरियम क्लोराइड में देखो बच्चों क्या है, इसको हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन में इसको हमने डाल दिया है। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए ये भी आयनिक अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि Cl देखिए माइनस आयन हो जाएगा और बेरियम का हो जाएगा प्लस आयन हो जाएगा, और यहाँ सल्फेट माइनस आयन हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस आयन हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा क्योंकि एक क्लोरीन पर -1 चार्ज, 2 क्लोरीन पर -2, तो Ba पर बेरियम पर क्या हो जाएगा? +2। हाइड्रोजन पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? +2। तो SO4 पे क्या हो जाएगा? -2। तो देखो बच्चों यहाँ से Cl-2 H2 के साथ और SO4 -2 किसके साथ आ जाएगा? बेरियम के साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या बनेगा? तो बेरियम सल्फेट के बाद बनेगा H2 और Cl2 मिलकर क्या बना लगा? 2HCl। इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं बच्चों। और जो ये जो देख रहे हैं ये भी आयनों के द्वारा टूट रहा है अभिक्रिया, इसलिए ये भी अभिक्रिया किस में आएगा बच्चों? तात्क्षणिक अभिक्रिया में आएगा। दूसरा अभिक्रिया बच्चों इसको हम लोग कहते हैं रेट मेजरेबल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेट मेजरेबल रिएक्शन। रेट मेजरेबल रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों वेग निर्धारित अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन आते हैं बच्चों, तो इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग न तो तीव्र और न ही मंद होता हो, यानी कि न बहुत ज़्यादा फास्ट होता हो न बहुत ज़्यादा कम होता हो, अर्थात वेग निर्धारित इसका किया जा सकता है। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों वेग निर्धारित अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? वेग निर्धारित अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आप देखिए हम यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं लिखे हैं बच्चों। पहली अभिक्रिया में देख रहे हैं आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 2 अणु जो है बच्चों वो डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, तो वाटर का 2 अणु और ऑक्सीजन गैस मुक्त कर रहा है। तो आप देख रहे हैं बच्चों इस अभिक्रिया का फास्ट इसलिए नहीं होना है या यह अभिक्रिया इसलिए तात्क्षणिक नहीं है क्योंकि इस अभिक्रिया को होने में कुछ टाइम लगेगा बच्चों, क्योंकि इसमें कोई आयन ब्रेकिंग है नहीं, है ना बच्चों। तो इसलिए जब भी आयनिक अभिक्रिया को छोड़ दीजिए तो बाकी की अभिक्रियाएं सारे क्या हो जाएगी? वेग निर्धारित अभिक्रिया हो जाएगी। नीचे भी देखिए बच्चों, तो हमने क्या लिया है? इथाइल एसीटेट को लिया है, और इथाइल एसीटेट को हमने क्या किया है? वाटर में मिक्स किया है। और अब यहाँ पर जो वाटर और इथाइल एसीटेट के बीच में रिएक्शन हो रहा है बच्चों, तो इसमें देखो H2O और C2H5 में, तो H2O को ब्रेक करें तो H और OH में ब्रेक हो जाता है, तो OH और C2H5 जुड़ जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? C2H5OH, जिसको हम लोग कहेंगे इथाइल अल्कोहल। और यहाँ देखो बच्चों CH3COO और H जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? CH3COOH, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। तो यहाँ भी कोई बच्चों आयन का ब्रेकिंग नहीं है, ये भी अभिक्रिया जो है कार्बनिक अभिक्रिया बच्चों बिना आयन के ब्रेकिंग के द्वारा है। तो प्रतिस्थापन हो चाहे विस्थापन हो या अपघटन हो, जिसमें आयंस नहीं होंगे बच्चों वो सारे तात्क्षणिक अभिक्रिया नहीं होंगे, वो वेग निर्धारित अभिक्रिया में आएंगे। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका तीसरा जो टाइप्स है जो है वो आपको क्लियर करते हैं। तो देखो बच्चों जो तीसरा अभिक्रिया का प्रकार है वो है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अत्यंत मंद अभिक्रिया। अत्यंत मंद अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? तो कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अत्यंत मंद होता है, अर्थात अभिक्रिया को होने में वर्षों का समय लग जाता है बच्चों। क्या लग जाता है? कई वर्षों का समय लग जाता है, तो उसे अत्यंत मंद अभिक्रिया कहा जाता है। वर्षों का समय लग जाता है, जैसे बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया हमारी दैनिक जीवन में होती है बच्चों, जैसे लोहे में जंग लगता है। तो लोहे में जंग लगना क्या होता है बच्चों? ऐसा नहीं कि लोहे में तुरंत आज जंग लग जाता है, आज लोहे रखे बाहर नरम हवा में और तुरंत जंग लग गया, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे पेट्रोलियम का बनना, तो पेट्रोलियम के बनने में क्या बच्चों लगता है? जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में कि कई वर्षों पहले जो है ना ऐसी भू आपदा आई थी जिसमें कई जो है क्या हुए थे? जैविक जो है वो क्या हुए थे? तो वो समाहित हो गए थे पृथ्वी तल में, और वो क्या हो गए? तो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गए, तो जिससे जो है कोयला भी बना और पेट्रोल भी बना। तो इसको बनने में क्या हुआ बच्चों? कई वर्षों का समय लग गया। और जब कई वर्षों का समय लग गया तब वहां पर क्या कहते हैं बच्चों कि हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया को अत्यंत मंद अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अत्यंत मंद अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखेंगे बच्चों, लोहे में जंग लगना, पेट्रोलियम का निर्माण, कोयले का निर्माण इत्यादि। अब कहता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो टॉपिक अब जानेंगे हम लोग, जैसे 3 अभिक्रिया हम लोग जाने बच्चे, तीनों में आप याद रखिएगा। जैसे तात्क्षणिक अभिक्रिया,
ठीक है, अत्यंत मंद अभिक्रिया, और उसके बाद था वेग निर्धारित अभिक्रिया। तो बच्चों वेग निर्धारित अभिक्रिया का ही अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं, क्योंकि हम लोगों को रेट जिसका मेजर होगा अभिक्रिया का उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, और जिसका रेट मेजर नहीं हो पाएगा उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में आपको याद यही रखना है कि तात्क्षणिक अभिक्रिया और अत्यंत मंद अभिक्रिया का अध्ययन इस जो है कह सकते हैं चैप्टर में नहीं करेंगे हम लोग, और जो सिर्फ अध्ययन करेंगे तो तात्क्षणिक अभिक्रिया को छोड़ दें और अत्यंत मंद को, तो कौन सा अभिक्रिया आता है? वेग निर्धारित अभिक्रिया। तो यानी इस चैप्टर में बच्चों वेग निर्धारित अभिक्रिया का ही अध्ययन किया जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो दूसरा नोट पॉइंट है वो कि तात्क्षणिक अभिक्रिया का विवेक अध्ययन होता है, इस विधि का नाम है लेजर विधि, आगे आप इसमें सीखिएगा चैप्टर में। तो ये 2-3 जो नोट पॉइंट हम बताए बच्चों याद रखिएगा। अब अभिक्रिया के टाइप्स के बाद बच्चों देखो एक छोटा सा जो है कह सकते हैं आगे हम जो है कह सकते हैं कि इसमें टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। जैसे अभिक्रिया तो जान लिए बच्चों, लेकिन अभिक्रिया का वेग आप कैसे निकालोगे, क्योंकि इस चैप्टर का मेन उद्देश्य यही है आपको अभिक्रिया का वेग सिखाना, है ना। अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात किया जाता है, आप कैसे बताओगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेंगे बच्चों। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रति एकांक समय में, है ना, अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में बच्चों अभिकारक के सांद्रण में जो प्रति एकांक समय में चेंजिंग आएगा उसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग के बराबर फॉर्मूला बनेगा बच्चों सांद्रण में परिवर्तन बटा समय बनेगा। क्या बनेगा? सांद्रण में परिवर्तन बटा समय बनेगा, है ना। और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज आपको याद रखनी है बच्चों कि जैसे कोई भी अभिक्रिया होता है, जैसे अगर हम यहां पर कहें कि H2 प्लस O2 H2O बनाता है, या फिर जो भी अभिक्रिया हम लिखे C प्लस O2 CO2 बनाता है, या HI का है ना हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर H2 और I2 बनाता है। तो बच्चों ये सब जो कह सकते हैं अभिक्रियाएं हैं, तो आपको लगता होगा कि ये सब अभिक्रिया होने में जो है कह सकते हैं कि कैसे समय पता कैसे चलेगा कि कितना समय लगेगा और ये अभिक्रिया में हम कैसे वेग निकालेंगे। तो बच्चों देखो होता क्या है कि जैसे H2 और O2 रिएक्शन करके अगर H2O बना रहा है बच्चों, तो H2O2 के अणु क्या होते हैं? प्रति समय अपने आप को तोड़ते हैं और जाकर नए तरीके से जुड़ते हैं। यानी अभिक्रिया का शॉर्टकट ये भी याद रख सकते हैं कि अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक का बंधन टूटता है और प्रतिफल का बंधन जुड़ता है। तो यानी कि अभिकारक का सांद्रण जो होगा बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रतिफल के सांद्रण से घटेगा, क्योंकि अभिकारक का सांद्रण घटेगा तब जाकर वो प्रतिफल में चेंज होगा। अगर H2O2 को H2O में कन्वर्ट होना है बच्चों, तो अपने सांद्रण को तोड़ना होगा, अपने सांद्रण को कम करना होगा। अगर मान लीजिए हम एक पदार्थ लेते हैं, अगर मान लीजिए 5 मोल और इससे हमको नया पदार्थ बनाना है, तो अभिक्रिया जब इसको हम कराएंगे तो मान लीजिए बच्चों पहले सेकंड में 1 मोल A बना, फिर दूसरे सेकंड में क्या बन गया? 2A बन गया, फिर तीसरे सेकंड में 3 मोल बन गया, चौथे सेकंड में 4A बन गया, पांचवें सेकंड में 5A बन गया। तो जब पूरा ये चेंजिंग हो गया बच्चों, तो कितना समय लगा? उसके पूरे मोल होने में समय के साथ चेंजिंग आया। तो यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग सांद्रण में परिवर्तन बटा क्या होता है? समय होता है। और अभिकारक का सांद्रण हर एक सेकंड में क्या होता है? घटता है। और वो किस में कन्वर्ट होते जाएगा? प्रतिफल में। और अभिकारक एटलीस्ट समाप्त हो जाता है और तब जाकर नया प्रतिफल बन जाता है। तो बच्चों इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया, इसको देख लेंगे। व्यंजक क्या कहता है बच्चों कि माना कि अभिक्रिया निम्न प्रकार से, एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मान लेते हैं और बी क्या मान लेते हैं? प्रतिफल मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, यदि अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन माइनस डेल्टा है, माइनस डेल्टा माइनस इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि हमने बताया कोई भी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण घटता है तब जाकर प्रतिफल के सांद्रण में चेंज होता है। यानी अभिकारक का सांद्रण प्रतिफल के सांद्रण में कन्वर्ट होता है, तो पहले अपने आप का अभिकारक का सांद्रण घटेगा तब ना प्रतिफल में जाकर वृद्धि करेगा। तो ये चीज है बच्चों। तो इसलिए माइनस मतलब कि घटता है अभिकारक का सांद्रण, डेल्टा का मतलब कुछ वैल्यू। और सांद्रण जब भी दिखाना है किसी भी पदार्थ का बच्चों, तो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, यानी कि बड़ी कोष्ठ में दिखा दीजिएगा। सपोज अगर मान लो यहाँ कोई तत्वी होता, सोडियम होता, तो सोडियम का सांद्रण बच्चों सोडियम ब्रैकेट में। अगर कार्बन होता तो कार्बन का सांद्रण बच्चों कार्बन ब्रैकेट में। ये चीज याद रखिएगा सांद्रण कैसे निरूपित करना है। और ये सांद्रण परिवर्तन जो माइनस डेल्टा हो रहा है बच्चों डेल्टा टी समय में, मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय में कितना हो रहा है अभिकारक के सांद्रण में चेंजिंग? माइनस डेल्टा हो रहा है बच्चों। और प्रतिफल के सांद्रण परिवर्तन कितना हो रहा है? माइनस डेल्टा बी होता है ना। तब क्या होता है बच्चों? अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसलिए क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। यानी ये अभिकारक के लिए हो गया बच्चों एक समीकरण, और दूसरा समीकरण प्रतिफल के लिए हो गया, प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन माइनस डेल्टा बी और बटा समय क्या हो गया? डेल्टा टी। तो ये हो गया सेकंड समीकरण किसके लिए? प्रतिफल के लिए। तो अभिक्रिया का वेग आप दोनों के लिए लिख सकते हैं, लेकिन डिफिनेशन अभिकारक के लिए चलता है, ये याद रखना है। और
एटलीस्ट जब दोनों हम समीकरण को देखें बच्चों, तो दोनों अभिक्रिया के वेग को ही निरूपित कर रहा है, मतलब कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि अतः अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, यानी कि अभिक्रिया का टोटल जो वेग होता है बच्चों ये होता है। तो इस पर हम आगे और नोट्स पॉइंट और इस पर एग्जांपल्स जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हम बताएंगे बच्चों। तो आज आप लोग जो है सो इसको टॉपिक्स को जो है पढ़ेंगे और इसमें जो है जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इससे आगे हम लेकर अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू।